हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय पटेल। शिक्षक वर्ग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम रीट सेकेंड पेपर यानी 6 से 8 के लिए देखेंगे। इसमें भाग 1, भाग 2 और भाग 3 सभी के लिए कॉमन होता है और भाग 4 जो होता है अलग अलग होता है। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है, इस खंड में 2 उपखंड हैं, 4A गणित तथा विज्ञान और 4B सामाजिक अध्ययन। दोनों उपखंडों के लिए प्रत्येक में से 60 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। परीक्षार्थी को 4A गणित तथा विज्ञान अथवा 4B सामाजिक अध्ययन जिनका चयन ऑनलाइन करते समय वो चूज किए हैं उनमें से किसी एक उपखंड को सेलेक्ट करें और 60 प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है। और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे, जो लोग BSc किए हुए हैं वो गणित तथा विज्ञान को सॉल्व करेंगे और जो BA किए हुए हैं वो सोशल स्टडीज यानी सामाजिक अध्ययन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन देखते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है भाग 4 गणित एवं विज्ञान के लिए है। ठीक है। अब आइए हम क्वेश्चन को अपना देखते हैं। दिया है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 20 स्वयंसेवक अपने गांव को 8 दिन में स्वच्छ कर सकते हैं। यदि गांव को 5 दिन में स्वच्छ करना है तब कितने स्वयंसेवकों की आवश्यकता होगी। ठीक है। इसके लिए दोस्तों हम 20 गुणे 8 बराबर 5 गुणे यक्स रख लेंगे। इसको अगर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे तो 32 हमारा उत्तर देकर आएगा। ठीक है। यहाँ से हमारा 32 उत्तर निकल कर आएगा, ऑप्शन बी। ठीक है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 92 दिया है, पार्थ कार द्वारा झुंझुनू से जोधपुर 60 किमी प्रति घंटे की औसत चाल से 6 घंटे में पहुंचता है। ठीक है। वापस लौटते समय कार की औसत चाल क्या रही होगी यदि 4.5 घंटे लगे। ठीक है। इसको हम इसमें हम देखिए, पहले हम दूरी निकाल लेंगे। कितना होगा, दूरी बराबर होता है 4 गुणे, दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय। यहाँ पर हम 60 का गुणा 6 में करेंगे, 360 घंटा आ जाएगा। 360 में अब हमें दूसरी चाल निकालना है, औसत चाल जो निकालना है। 360 में हम 4.5 घंटे का भाग दे दें तो हमारा निकल कर आ जाएगा औसत चाल, लौटते समय का औसत चाल निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, 80 किमी प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 3 वर्ष पहले 50,000 थी। उसके पश्चात पहले वर्ष में जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई। दूसरे वर्ष में महामारी के कारण 10% घट गई और तीसरे वर्ष फिर 4% की बढ़ोतरी हो गई। ठीक है। तो वर्तमान में गांव की जनसंख्या पूछा गया है। हमें हमें क्या करना होगा, आइए देख लेते हैं। हम 5,000 गुणे जब वृद्धि हो तो बढ़ाकर 100 से बढ़ाकर लिखते हैं। तो यहाँ पर 5,000 गुणे 50,000 गुणे हो जाएगा 105/100। और दूसरे वर्ष में घट रही है इसलिए हम गुणा फिर करेंगे, 10 घटाकर 90/100 गुणे फिर 104 की वृद्धि हो रही है 4 की, तो फिर 104 गुणे 100 करेंगे। ठीक है। अब वर्तमान जनसंख्या सॉल्व करने के बाद हमारा निकल कर चला आएगा 49,140। ठीक है। 93 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है,
पी समांतर क्यू दिया हुआ है, तो एक्स का मान निकालना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 95 दिया हुआ है, ये 95 इसके इक्वल है, इसके बराबर है। अगर हम ए भी 95 होगा, ए भी 95 होगा, ये भी हमारा 95 होगा, 95 ये भी हो गया। अब इसको जोड़ेंगे, जोड़कर 360 में से घटा लेंगे तो ए निकल कर चला आएगा 55 डिग्री। ठीक है, ए निकल कर आएगा 55 डिग्री यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 55 डिग्री निकल के चला आएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम 95 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी समांतर सर्वगांशम दिया है, सर्वगांशम त्रिभुज एफ डी ई बराबर दिया है, ए बी बराबर दिया है 5, कोण बी 40 दिया है, कोण ए 80 अंश। तो इसमें से कौन सी सही होगी ऑप्शन? यहाँ पर देखिए सर्वांशम में होता है सभी भुजाएं बराबर होती हैं, कोण भी बराबर होता है। इसमें देखिए हमारा ऑप्शन 95 में ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। 95 में हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया हुआ है वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष क्या है? ठीक है, 96 क्वेश्चन में वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभिव्यक्ति का अभाव। ठीक है, अभिव्यक्ति के अभाव के कारण, अभिव्यक्ति के अभाव के कारण ही वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिया है किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? यहाँ से हमारा वैधता। ठीक है, वैधता आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 98 क्या कहता है? गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ठीक है, गणित शिक्षण में अभ्यास का प्रमुख उद्देश्य क्या है? 98 क्वेश्चन में हमारा गणना संबंधी कौशल को बढ़ावा देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 99 क्वेश्चन है, आगमन विधि में उपयुक्त है। आगमन विधि में उपयुक्त है, आगमन विधि में क्या उपयुक्त है वही पूछा है हमसे। 99 में सूत्र स्थापना के लिए है आगमन विधि का। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब 100 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 100, गणित की पाठ्यपुस्तकों की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, क्या क्या हैं? इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए, पाठ्य वस्तु का होना भी आवश्यक है, भाषा की शैली, भाषा एवं शैली भी जरूरी है, पाठ्य पुस्तक की आकृति भी। ठीक है, इसमें सभी सही हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन साइंस से दिया हुआ है, 101 क्वेश्चन है। एल्युमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? एल्युमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र आइए देखते हैं। इसका होता है Al2SO4 का थ्राइस। Al2SO4 का थ्राइस होता है एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला। ठीक है, अब 102 क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक वाला धातु है। सबसे कम गलनांक वाला धातु कौन सी है? गैलेनियम। ठीक है, 101 का 102 का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन, क्षारीय माध्यम में फिनोप्थलीन सूचक का रंग हो जाता है, क्या होता है? देख लीजिए, 103 में गुलाबी रंग हो जाता है, सूचक का रंग गुलाबी हो जाता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से 104 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संश्लेषित रंस रेशों में कौन सा एथिलीन ग्लाइकाज और टेरिफ्थिलिक अम्ल का बहुलक है? कौन सा हो सकता है ऑप्शन? इसमें से देखिए 104 में ऑप्शन नंबर बी डेक्रान, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डेक्रान। ठीक है। अब यहाँ पर दिया है आगमन विधि का 105 नंबर में, आगमन विधि का एक शिक्षण सूत्र है, कौन सा हो सकता है? इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर, सही है। ठीक है, आगमन विधि का एक शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर। 105 का सही हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब 106 देखिए, राजस्थान में 106 नंबर देखिए, राजस्थान में जीरा का प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? राजस्थान में जीरा के प्रमुख उत्पादक जिला कौन कौन से हैं? यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, जालोर है, जोधपुर है और बाड़मेर है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 107 नंबर है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग में संरूपण तल तथा परिपक्वन तल पाए जाते हैं? आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 107 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्जिकाय में पाए जाते हैं। समरूप तल तथा परिपक्वन तल गोल्जिकाय में पाए जाते हैं। अब पूछा है 108 क्वेश्चन में, वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में उपस्थित चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है? वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में उपस्थित चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है? यहाँ से हमारा ऑप्शन सी, 6 दांतें होती हैं चवर्णक। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑप्शन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान उत्पाद के अंतर्गत आता है? 109 नंबर में देखिए ऑप्शन नंबर सी, वैज्ञानिक नियम, हमारा निकल कर आएगा आंसर वैज्ञानिक नियम, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 देखेंगे। दिया हुआ है, विद्यार्थी अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत विज्ञान शिक्षण में किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए? किस प्रकार की शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए? आइए देखते हैं 110 का ऑप्शन नंबर हमारा बी है, उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मादा मानव में निषेचन स्थल है, मादा मानव में निषेचन स्थल कहाँ है, यही देखना बताना है हमें। आइए 111 में ऑप्शन नंबर सी, अंडवाहिनी फेलोपियन नलिका में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। 112 नंबर, 112 नंबर हमारा क्या कर रहा है, हाइड्रा में सामान्यतः अलैंगिक जनन का प्रकार क्या है? हाइड्रा में सामान्यतः अलैंगिक जनन के प्रकार पूछा है, क्या है? 112 का हमारा डी नंबर सही हो जाएगा, मुकुलन, मुकुलन होता है। ठीक है। अब 113 नंबर क्वेश्चन देखिए, तप्त स्थल शब्द दिया है, तप्त स्थल शब्द दिया है 113 नंबर में हमारा है। यहाँ पर निकल कर क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्मन मेयरस ने। ठीक है, किसने दिया था? नॉर्मन मेयरस ने दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 114, 114 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक जैव चिकित्सीय अपशिष्ट में निस्तारण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सी है? आइए देखते हैं 114 नंबर। 114 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भस्मीकरण। ठीक है।
यहाँ से हमारा ऑप्शन निकल कर आएगा भस्मीकरण, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 115 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से किसको भारत के वर्डमैन के रूप में जाना जाता है? किसे भारत के वर्डमैन के रूप में जाना जाता है? 115 नंबर का हमारा हो जाएगा ए, सलीम अली को। सलीम अली को भारत का वर्डमैन के नाम से जाना जाता है। अब आइए 116 नंबर देखते हैं। फ्यूज तार जिस आधार पर कार्य करता है वह है। फ्यूज तार किस आधार पर कार्य करता है? 116 नंबर हमारा है धारा का ऊष्मीय प्रभाव के आधार पर कार्य करता है। 116 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 117 नंबर देखिए भाई, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग क्या होता है? किसी वस्तु को किस वेग से फेंक दें कि वो पृथ्वी पर पुनः वापस न लौट कर आए, इसके लिए हमें पूछा है पलायन वेग का मान। देखिए पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर हम किसी भी वस्तु को फेंक दें तो वह पृथ्वी पर पुनः वापस कभी नहीं लौट कर आएगी। ठीक है, वो पलायन कर जाएगी, यानी कक्षा से बाहर चली जाएगी। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कागज पर उपलब्ध दस्तावेज अथवा चित्रों को कंप्यूटर की डिजिटल मेमोरी में संग्रहीत करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली युक्ति कौन सी है? कागज पर दस्तावेज अथवा चित्रों को कंप्यूटर डिजिटल मेमोरी में संग्रहीत करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली युक्ति कौन सी है? आइए हम देखते हैं। 118 नंबर का हो जाएगा हमारा स्कैनर। स्कैनर के द्वारा ही तो हम स्कैन करके किसी भी वस्तु को अंदर करते हैं, डिजिटल मेमोरी में संग्रहित कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। 119 नंबर में दिया है एस बी किस तत्व का प्रतीक है? एस बी किस तत्व का प्रतीक है? आइए हम देखते हैं। एस बी मतलब एंटी मनी। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 19 का, 119 का। ठीक है, अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 120 नंबर में हमारा है निम्नलिखित में से यौगिक है, इसमें से कौन सा यौगिक है पूछा हुआ है, बताइए कौन सा है। इसमें ऑप्शन नंबर डी जल एक यौगिक है। आप लोग सभी लोग को पता है जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बना हुआ है, इसलिए हमारा जल यौगिक हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गणित की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक वैश्विक विषय बनाती है? ठीक है, कौन सी विशेषता एक वैश्विक विशेष विषय बनाती है? देख लीजिए 121 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाषा की एक रूपता। ठीक है, 121 का सी हो जाएगा भाषा की एक रूपता। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 122 नंबर गणित शिक्षण के माध्यम से बालकों में निम्न में से कौन सी भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? देखिए आइए, यहाँ से हमारा ऑप्शन निकल कर चला आएगा डी इनमें से सभी। तर्क शक्ति भी हो जाएगा, आत्मविश्वास भी हो जाएगा और विचार शक्ति भी हो जाएगी। ठीक है, अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना। 123 नंबर है। 123 नंबर क्वेश्चन देखिए, गणित शिक्षण की कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं वह जिसमें खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है? कौन सी विधि है? देख लीजिए, यह विश्लेषण विधि है जिसमें खोज को अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते भी हैं और खोज करने की प्रवृत्ति को भी प्रोत्साहन भी मिलता है विश्लेषण विधि में। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। 124 नंबर देखिए, गणित गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य क्या है? क्या है परिभाषा को परिभाषित करने के लिए सामुदायिक उद्देश्य है हमारा 124 नंबर का। देखिए व्यवहारिक। ठीक है, व्यवहारिक है।
अब 125 नंबर दिया है क्वेश्चन, देखिए। बालकों में गणितीय त्रुटियों का पता लगाने के लिए आवश्यक है। कौन सा परीक्षण आवश्यक है गणितीय त्रुटियों को पता लगाने के लिए? 125 में हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, नैदानिक परीक्षण। ठीक है, नैदानिक परीक्षण के द्वारा हम गणित में त्रुटियों को पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन दिया है सॉल्व करने के लिए। एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है यदि अंश में 17 जोड़ने पर और हर में 1 घटाने पर परिमेय संख्या 3/2 प्राप्त होती है। ठीक है, तब परिमेय संख्या क्या होगी? मान लीजिए हमारा परिमेय संख्या x/y था, उसके अंश में हम उसका अंश हर से 8 कम है। ठीक है, यदि उसमें 17 जोड़ रहे हैं तो प्राप्त हो रहा है। अब सॉल्व करने के बाद हमारा उत्तर देखिए, 126 का 13/21 आएगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर 126 का हमारा ऑप्शन ए आएगा, 13/21। सॉल्व कर लीजिएगा। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। छोटी से छोटी वर्ग जिसमें छोटी से छोटी वर्ग संख्या जो 7, 14 और 21 में प्रत्येक से विभाजित होती है वह है। छोटी से छोटी बोला है, इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमारा निकल कर आएगा 42। अब 42 से हम सब में भाग देकर देखेंगे कौन सी संख्या कटेगी। जो कटेगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। यदि 2 संख्या कट रही है तो ये भी हमें ध्यान देना है, छोटी से छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं। इसमें हमारा एलसीएम से ऑप्शन नंबर बी कट रहा है, 1764। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर √3 निकालना है। ठीक है, √3 को निकालना है जैसे दिया है। अब इसको हम √3 निकालेंगे तो 2/2.16 निकल कर आएगा। ये किसका वर्ग है? ये हमारा 6 का क्यूब है। निकालेंगे इसको, निकाल कर सॉल्व करेंगे। और ये 343 हमारा 7 का क्यूब है। इसको निकाल कर जब सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा, सॉल्व करके निकालेंगे तो निकल कर आएगा 128 का निकल कर आएगा। सॉल्व करने के बाद 0.1। ठीक है, 0.1 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। शंकर एक मशीन खरीदता है। ठीक है, शंकर मशीन के लिए 25,000 रुपये का ऋण लेता है। वह 1.5 वर्ष, 1 वर्ष 6 माह मतलब 1.5 वर्ष बाद 12% वार्षिक की दर से कितना धन लौटाएगा? संयोजित रूप से कितना धन लौटाएगा, यानी ब्याज सहित उसको कितना देना पड़ेगा? ठीक है, 129 का हमारा सॉल्व करने के बाद सॉल्व करके देखेंगे तो उत्तर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 29,680 रुपये उसको देना पड़ेगा ब्याज सहित। ठीक है, आइए अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 130 है, राजन 2 छत पंखे 2500 रुपये प्रति पंखे की दर से खरीदता है। उसमें से एक पंखे पर उसे 15% लाभ और दूसरे पंखे पर 8% की हानि होती है। ठीक है, सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी? हम सॉल्व करके देखेंगे तो निकल कर आएगा हमारा 3.5% का लाभ। क्योंकि यहाँ पर 15% का लाभ हो रहा है। रेट हमारा सेम ही है, 2500 रुपये खरीद रहा है। 2500 रुपये पे दोनों, एक पंखे को 15% लाभ पर बेचा तो दूसरे पंखे को 8% हानि पर बेचेगा, तो हमारा लाभ ही तो होगा। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी निकल कर आएगा, 3.5% का लाभ होगा। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन 131 में दिया है 588 मीटर लंबे और 50 मीटर चौड़े एक आयताकार खेत में एक 30 मीटर 20 मीटर चौड़ा व 12 मीटर गहरा टांका खोदा जाता है। ठीक है, इस प्रकार खोद में निकाली गई मिट्टी बालू को खेत के शेष भाग में एक समान रूप से फैला दिया जाता है। खेत की बढ़ी हुई ऊंचाई, हम एक कुआं मान लीजिए खोद रहे हैं, कुआं खोद कर उसके चारों तरफ मिट्टी फैला दे रहे हैं, तो कितनी ऊंचाई बढ़ी है वही हमसे पूछा गया है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे 25 सेमी हमारा ऊंचाई बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आइए हम दोस्तों 132 नंबर देखते हैं। दिया हुआ एक घनाभ की विमाएँ 60 सेमी, एक घनाभ की विमाएँ 60 सेमी, 54 सेमी और 30 सेमी। उस घनाभ के अंदर 6 सेमी भुजा के कितने घन काटे जा सकते हैं। ठीक है, उस घनाभ के अंदर 6 सेमी भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं, यही हमें देखना है। 132 का हमारा सॉल्व करने के बाद निकल कर चला आएगा 450 घन रखे जा सकते हैं। ठीक है, 150 घन रखे जा सकते हैं। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 133 को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है नीचे दी हुई बारंबारता सारणी में 60 किग्रा से कम वजन के व्यक्तियों की संख्या पूछा है। ठीक है, तो देख लीजिए 60 किमी से कम देखना है हमें, तो ये तो 60 किमी से कम है, तो 4 हो गया। फिर देखिए इसमें भी है 40 से 45 में 5 लोग हैं, इसको ऐड कर लीजिए। अब देखिए 50 से 55 के बीच 10 लोग हैं, इसको भी ऐड कर लीजिए। अब 55 से 60 के बीच में 7 लोग हैं। अब इसके ऊपर हमें 60 से कम पूछा है, 60 से कम वजन वाले। ठीक है, अब हम इन चारों को जोड़ लेते हैं। 6 4 10, यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे हम, 5 4 9 हो गया, 9 10 19, 19 में 7 जोड़ेंगे 26 निकल कर आएगा हमारा। 26 व्यक्ति हैं जिनका वजन 60 किमी से कम दिया हुआ है। ठीक है, अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्न पाई चार्ट में एक कमरे के निर्माण में विभिन्न मदों पर खर्च को दर्शाया जाता है। यदि कमरे का निर्माण में कुल 2 लाख रुपए लगते हैं तब मजदूरी पर कितने रुपए व्यय किए गए। ठीक है, आइए देखते हैं। अब मजदूरी का हमें अंश में कितना है निकालना है, पहले निकालेंगे तभी तो पता चलेगा। इन सभी को हम जोड़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इन सभी को हम जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो हमारा 270 निकल कर आएगा। ठीक है, अब पूरा इसका अंश में 360 मान होता है, अगर हम 360 में से 270 घटा देते हैं तो 90 आ जाएगा। जो 90 आएगा यही हमारा मजदूरी को निकल कर आएगा। अब निकाल लीजिए। अब यहाँ से हम देखेंगे हमारा 2 लाख है, तो 2 लाख गुड़े हमें मजदूरी का निकालना है, इसलिए 2 लाख गुड़े 90/360 को सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल कर चला आएगा, ऑप्शन नंबर बी 50,000। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 50,000 निकल कर चला आया। अब आइए हम देखते हैं 135 नंबर। एक थैले में 15 लाल गेंदें और कुछ हरी गेंदें हैं। यदि हरी गेंद निकालने का प्रायिकता 1/6 दिया है, तब हरी गेंदों की संख्या पूछा है।
देखिए दोस्तों, इससे हमें ये भी देखने को मिला, प्रायिकता भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसे हम अच्छे से देख कर ही जाएंगे। ठीक है, पेपर देते समय हमें प्रायिकता भी अच्छे से देख कर जाना पड़ेगा। और सॉल्व करने के बाद हमारा 35 का नंबर आ जाएगा, गेंदों की संख्या 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 136 नंबर, 136 नंबर हमारा दिया है 30 के पावर -5 गुणे 5 के पावर 12 बटे 625 गुणे 6 के पावर -5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मान निकल कर चला आएगा, 136 का हमारा मान निकल कर चला आएगा ऑप्शन नंबर सी, 125। ठीक है, अब इसमें आइए दोस्तों, 137 नंबर में दिया है 6 के पावर 2x प्लस 1 भागे 216 बराबर 36। तो x का मान हमें निकालना है। x का मान हमें निकालना है, x का मान देखिए, यदि हमें 36 के बराबर लाना है, यदि हम x के स्थान पर हमें लाना है 36 के बराबर, यदि हम x के स्थान पर 6 के पावर 2x दिया है प्लस 1, अगर हम x के स्थान पर 2 रख दें, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा 6 के पावर 5, और ये 6 का क्यूब होता है 216। और काट देंगे तो दो ही तो दो बचेगा, घात 5 है, 3 है नीचे हो जाएगा, 3 घात कटेगा तो 2 बचेगा, 2 जो बचेगा वही 36, 3 6 36, देखेंगे हमारा 36 के बराबर 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा निकल कर मान आया, यदि हम x बराबर 2 रख देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 36 के बराबर 36 हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 38, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है 3xy प्लस 2y² माइनस 2x² में से -5x² प्लस 7y² माइनस 4xy को घटाने पर प्राप्त व्यंजक। ठीक है, व्यंजक क्या होगा, घटाने पर प्राप्त व्यंजक क्या प्राप्त होगा। यदि हम घटाएंगे तो हमारा निकल कर उत्तर आएगा, हमारा उत्तर यहाँ से निकल कर चला आएगा ऑप्शन नंबर ए। घटा कर देख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए व्यंजक 9a² माइनस 9ab माइनस 40b² का गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, 9a² माइनस 9ab माइनस 40b² का गुणनखंड क्या होगा। 139 का देखिए ऑप्शन नंबर सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा बी निकल कर चला आएगा। ठीक है, 3a प्लस 5b, दूसरे क्वेश्चन में 3a माइनस 8b। ठीक है, अब आइए हम 140 नंबर देखते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन, 140 हमारा क्वेश्चन कहता है x² प्लस 7x प्लस 10 में x प्लस 2 का भाग देना है। ठीक है, इसको भाग देकर देखिए, 140 का भाग देने के बाद हमारा देखेंगे x प्लस 5 निकल कर उत्तर आएगा। ठीक है, डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब 141 नंबर देखिए, 141 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल किसका मात्रक है। ये देखिए साइंस से क्वेश्चन आ गया। फिर 141 में अंतर्राष्ट्रीय मात्रक में पास्कल का मात्रक क्या होगा। ठीक है, किसका मात्रक है पास्कल, 141 दाब का मात्रक है पास्कल। ठीक है, हमारा दाब का मात्रक होता है दाब का मात्रक पास्कल। अब आइए हम 142 नंबर देखते हैं। 142 नंबर हमारा क्वेश्चन है ऊष्मा संचरण कि किस विधि द्वारा सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचता है। ऊष्मा संरक्षण के किस विधि द्वारा सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है। 142 नंबर का देखिए, हमारा विकिरण के माध्यम से पहुंचता है
उष्मा पृथ्वी तक, ठीक है, विकिरण के माध्यम से पृथ्वी तक उष्मा आती है, ठीक है। अब आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 कह रहा है, परस्पर 60 अंश के कोण पर रखे दो समतलों के मध्य एक वस्तु रखी है, बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। यदि हम 60 अंश के कोण पर रखे दो समतल दर्पणों के मध्य एक वस्तु रख देते हैं, ठीक है, उसके बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे, यही हमसे पूछा है। 143 नंबर में प्रतिबिंबों की संख्या पूछा है। यदि हम रख कर देखेंगे तो 5 प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, 5 प्रतिबिंब बनेंगे। अब 144 नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के द्वारा निर्धारित की जाती है। इसमें हमें भरना है, बीच में क्या है। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के द्वारा निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? 144 नंबर में आयाम के द्वारा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के आयाम के द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है। अब 145 नंबर देखिए, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के समक्ष वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तब प्रतिबिंब बनेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लाइट से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हमें लाइट चैप्टर को अच्छी तरह से देखना होगा, अच्छी तरह से पढ़कर पेपर देना जाना होगा, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं, जब वस्तु को अवतल दर्पण के समक्ष वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो बनी प्रतिबिंब कैसा होगा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आइए देखते हैं। 145 नंबर में प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के साइज के बराबर होगा, ठीक है। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के साइज के बराबर होगा। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं, वायरस जनित रोग कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 146 हमारा कह रहा है, इसमें से वायरस जनित रोग कौन सा है। वायरस जनित रोग हमारा रेबीज हो जाएगा। रेबीज का कारण वायरस होता है, ठीक है, वायरस के कारण ही रेबीज फैलता है। अब 147 नंबर देखिए, ईस्ट खमीर एक उदाहरण है। ईस्ट खमीर किसका उदाहरण है। 147 नंबर देखिए, खमीर किसका उदाहरण है। 147 में खमीर कवक का उदाहरण है, ठीक है दोस्तों, ईस्ट खमीर का उदाहरण है। ईस्ट खमीर का उदाहरण कवक हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शीत आवास का पादक है। निम्नलिखित में से कौन सा शीत आवास का पादक है। देख लीजिए 148 नंबर में सोल्डेनेला, सोल्डेनेला जो है शीत आवास का पादक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब आइए हम 149 नंबर को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन नंबर 149 मिलाने के लिए हमें दिया है, ठीक है, यहाँ पर हमें मिलाने के लिए निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। आइए देखते हैं, क्षय रोग किसके कारण होता है। 149 नंबर हमें मिलाने के दिया है, क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोसिस के द्वारा होता है, क्षय रोग। अब देखिए टाइफाइड, टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। और कुकुर खांसी जो होता है, कुकुर खांसी बोर्डेटेला परटूटिस के द्वारा होता है। और छोटी माता चार, आपको चार, चौथा नंबर देखिए, छोटी माता किसके द्वारा होता है, बेरीसेला जोस्टर के द्वारा होता है। हमारा ऑप्शन नंबर मिलाने के बाद देखिए, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 149 का सी सही हो जाएगा।
आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं मैथ और साइंस का। जूनियर लेवल का लास्ट क्वेश्चन मैथ एंड साइंस का। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ गणित और साइंस का कुछ पेपर विथ आंसर सहित देख लिए हैं। ऑफिशियल आंसर की के द्वारा हमने एनालिसिस किया है। मैथ और साइंस वाले के लिए है, जो जो हम इम्पॉर्टेंट चैप्टर बोले हैं उसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए आप उन चैप्टरों को हमेशा अच्छे से देखते रहिए, दोहरा रिवीजन करते रहिए और पेपर को सॉल्व करते रहिए। ठीक है, जितना अधिक प्रैक्टिस सेट करेंगे उतना ही आपके लिए लाभकारी होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।